फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। देखना बेटा, बेसिकली जब भी कभी रिएक्शन के रेट के बारे में बात आती है तो तीन ऐसे फैक्टर हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है आपका टेम्परेचर और तीसरा होता है कैटलिस्ट। ये तीन फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट डालता है। क्या क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। एक एक करके सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सबसे पहला टॉपिक अभी होगा। देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन के रेट पे बताता हूँ मैं कैसे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो ये देखो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताया था। जैसे जैसे रिएक्शन का रेट बढ़ता है या फिर आगे की तरफ प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। इस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें एक लॉ पढ़ना होगा जिसे हम रेट लॉ बोलते हैं। इससे पहले कि रेट लॉ पढ़ें, मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ले जाना चाह रहा हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद हो? अच्छा, याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। अगर वहाँ पे Kc और Kp के वैल्यू निकालते थे तो Kc होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर B। कुछ ऐसा होता था, यही होता था ना? यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा नहीं, मतलब ऐसा ही होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले जो भी इस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है, इस इफेक्ट को बताने के लिए जो लॉ दिया गया उस लॉ को रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है, बट थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है अभी मैं बता देता हूँ। तो इसमें सब हेडिंग होगी आपकी रेट लॉ। पहले हेडिंग डालेंगे रेट लॉ और लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज रेट इक्वेशन। इसी रेट लॉ को रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आप इसे जो भी बोलना चाहें, मैं रेट इक्वेशन लिखना चाहूँगा, रेट इक्वेशन या रेट लॉ। बुक में कई नाम से इसे बुलाया गया, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली एक ऐसा लॉ है जिसमें किसी भी रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट किया गया, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant with rate of reaction called rate law. The relation between concentration of reactant with rate of reaction is known as rate law. मान लीजिए एक रिएक्शन मैं ऐसे बेसिकली लिख देता हूँ, कौन सा? जनरल सा इक्वेशन। एक जनरल सा इक्वेशन लिखता हूँ, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है? अब इस केस में जब रेट लिखने की मैं कोशिश करूँगा तो बेटा ये जो रेट लॉ होगा, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले एक बार मैं वापस से याद दिला दूँ पुरानी वाली बात यानी कि पिछले जन्म की, यानी पिछले साल की 11th में। हर साल बदलने का मतलब जन्म भी बदल ही रहा है आपको। क्यों? क्योंकि वैसे भी हमें पिछले जन्म की बातें याद नहीं रहती और अपने पिछली क्लास की भी बातें याद नहीं रहती, तो दोनों सिमिलर ही हैं अप्रॉक्सीमेट। मैं अगर आपसे यहाँ पे बोलूँ कि जैसे कि एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD,
इसके लिए मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता था इक्विलिब्रियम में, तो मैं लिखता था रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसा लिखा करता था, याद है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट आता था। और फिर मैं ऐसे या आर एफ ऐसे लिखते थे, आर एफ, तो आर एफ की इक्वल आता था के एफ एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसा होता था ना। यहाँ पे ये पुरानी वाली बातें हैं। यहाँ पे आप क्या करते थे, यहाँ पे आप देखते थे कि के एफ ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी है। ये जो स्मॉल ए क्या है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, स्मॉल बी क्या है, स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, है ना। लेकिन यहाँ पे रेट लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर वाई। अब आप सोच रहे हो यहाँ और यहाँ में ज़्यादा अंतर तो दिख नहीं रहा है, बस एक ही अंतर है क्या, कि यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे एक्स और वाई है। तो क्या ये जो एक्स और वाई है, क्या वो ए और बी के इक्वल होगा या नहीं होगा? तो अगर होता तो लिखते ही क्यों? इससे साफ साफ पता चल रहा कि नहीं होगा, ऐसा लगता है। बट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि कब होगा और कब नहीं होगा। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि कब होगा कब नहीं होगा, इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो रेट दिस इज इक्वल टू क्या लिखूँ, के क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, ये हो गया रेट लॉ बोलते हैं यहाँ पे। अब वो जो सवाल है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो कौन सा सवाल है बेटा? वो है कि ये कब बराबर होगा और कब नहीं बराबर होगा। आप यहाँ पे चाहे तो नोट पॉइंट लिख सकते हैं, x एंड y may और may not be equal to a and b। अब ये जो सवाल है कि मे और मे नॉट बी इक्वल टू है, तो कब होगा और कब नहीं होगा। इसके लिए दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। देखो, कुछ रिएक्शन होते हैं जो एक ही स्टेप में चले जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं जो मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होंगे। तो सवाल है कि कौन सा, अगर कोई रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, और अगर कोई मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन लिखेंगे। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ए की जो वैल्यू है वो एक्स की इक्वल होगी और वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा? बी के इक्वल होगी, है ना। या ए की वैल्यू एक्स की इक्वल होगी और बी की वैल्यू वाई की इक्वल होगी, या फिर जहाँ पे यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए बोल दो एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी। किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। बट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए कभी भी x की वैल्यू a के इक्वल नहीं होगी एंड y की वैल्यू कभी भी b के इक्वल नहीं होगी। कब a की वैल्यू इसके इक्वल कब होगी बेटा? सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसकी वैल्यू कब नहीं होगी? मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप? यही तो नहीं पता चलेगा। यही नहीं पता चल सकता। किसी रिएक्शन को देख के आप बिल्कुल नहीं बता सकते कोई सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है या मल्टी स्टेप में। इसीलिए किसी भी रिएक्शन को देख के उसका रेट लॉ कभी भी बता नहीं सकते हो। इसलिए रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप इसे थ्योरेटिकली कैलकुलेट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे यही नोट पॉइंट में लिख देता हूँ। We can determine
rate law, we can determine rate law only experimentally. हम किसी भी रेट लॉ को केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। आप थ्योरेटिकली किसी भी रिएक्शन को देख करके आप ये सोचो कि इसका रेट लॉ निकाला जाए तो ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। क्यों क्या प्रॉब्लम होगी? किसी रिएक्शन को देख के आप क्या नहीं बता पा रहे हो कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। और जब तक आप ये नहीं बता पाओगे एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, तो आप ये नहीं बता पाओगे ए और बी है, क्या एक्स वाई के इक्वल है या नहीं है। और मान लो अगर आपको ये भी पता चल जाए कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कौन सा आप बता लोगे? एलिमेंट्री रिएक्शन पता चल जाएगा तो आप बड़े आराम से बता दोगे, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि एलिमेंट्री नहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो आप बता पाओगे क्या? तब नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सवाल है ये x एंड y है क्या? तो x एंड y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर पहले। वेयर x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and Y is order of reaction with respect to B। तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? x प्लस वाई, है ना? देन x प्लस वाई इज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। x एंड x प्लस वाई की वैल्यू ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा। तो जल्दी से मुझे बताओ x क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, और y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। और x प्लस वाई को कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बातें फिर से बता दूं, एक बार देख लो ध्यान से। बेसिकली जल्दी मुझे बताओ कि किसी भी रिएक्शन के रेट पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डाल सकते हैं? कौन कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। अब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जब डिस्कशन कर रहे थे तो किस लॉ से हमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पता चला? रेट लॉ। बेसिकली रेट लॉ है क्या? रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन है उसी को रेट लॉ बोलते हो। क्या रेट लॉ को देख करके बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसे कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेरिमेंट से। अब मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी है, उसका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, और रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब जरा मुझे बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या ए और बी की इक्वल होगी? हो भी सकता है और नहीं भी। कब होगी? जब एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हो जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सिंपल सा मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, और एलिमेंट्री का मतलब जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है। सिंगल स्टेप के लिए होगा, मल्टी स्टेप के लिए नहीं होगा। ठीक है। अब फिर मैंने अब यहाँ पे जो के है बेटा, ये के क्या है? रेट कांस्टेंट। के क्या है आपका? रेट कांस्टेंट। के आपका रेट कांस्टेंट है। ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है? एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। और एक्स प्लस वाई क्या है? ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है। ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।